हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है फाइलम स्लेंट्रेटा। ये फाइलम जो स्लेंट्रेटा है इसका अपन को क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेंट्रेटा। ध्यान रख लेना दोस्तों, जो स्लेंट्रेटा है इस स्लेंट्रेटा फाइलम का अन्य नाम भी है निडेरिया। इसको इस नाम के नाम से भी जाना जाता है, निडेरिया। और ये जो आपके पास है ये क्या है, स्लेंट्रेटा। इसके बाद हम लोग सामान्य लक्षण दो नाम कौन से हो गए, एक तो इसका नाम क्या है निडेरिया, दूसरा नाम क्या है इसका स्लेंट्रेटा। यानी कि पेपर के अंतर्गत अगर स्लेंट्रेटा आ जाए या निडेरिया आ जाए तो आप घबराएं, निडेरिया को क्या कहते हैं, स्लेंट्रेटा के नाम से जाना जाता है। अब इसके हम जनरल कैरेक्टर सामान्य लक्षण एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि इस जो फाइलम है इसका हमको क्या करना है, सामान्य लक्षण पढ़ने हैं और एक इसका क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ये अपन को क्या करना है, इसके अंतर्गत स्टडी करनी है। इसकी जैसे हम स्टडी करते हैं जनरल कैरेक्टर की, तो आप ध्यान रखना इसके अंतर्गत पहले अपन इसके जीवन इतिहास के इस फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। तो कहने में आता है कि जो इस संधि के प्राणी हैं वो सबके प्राणी किसके, निडेरिया स्लेंट्रेटा संधि के जो प्राणी हैं वो प्राणी क्या है, सभी ही स्पंज, जो कि अपन ने इससे पहले पढ़ा था कौन सा फाइलम, पोरीफेरा। इस पोरीफेरा जो फाइलम है उसके समान क्या करते हैं, एक सदस्यता प्रदर्शित करते हैं। जब उनके समान उनके लक्षण पाए गए थे और उन लक्षणों में क्या रहा, काफी विवाद रहा। यानी कि स्पंज और स्पंज के समान लक्षण या कई एक विवाद विषय रहा था, विवाद विषय रहा था। वो विषय क्या रहा था कि इस जो स्लेंट्रेटा संधि के जो जंतु थे वो प्राणी है, वो उन प्राणियों को पोरीफेरा में रखा जाए या कोई अन्य है, इस प्रकार से क्या था, विवाद का विषय रहा था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे और उन वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु। और इस अरस्तु ने इनको एक लेवी कहा। क्या कहा था, एक लेफी, इस नाम से इसको मतलब जाना गया था, एक लेफी के नाम से। और एक लेफी है इसका मतलब तो होता है नेटल, मीन्स होता है डंक। एक इन्होंने ही अरस्तु ने एक और इसको नाम दिया था और वो नाम था इसका नीडा। क्या नाम था इसका, नीडा। और नीडा को कहा गया था थ्रेड, इसका मतलब होता है सूत्र। अरस्तु ने इन जंतुओं के बारे में वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि जो स्लेंट्रेटा संधि के जंतु है या मैं कहूँ जो एनिमल है जिनके अंतर्गत दंत पाए जाते हैं या दंत देने की पूरी प्रवृत्ति होती है, उनको स्लेंट्रेटा के अंतर्गत रखा गया। और इसके जो अंतर्गत जो दंत थे उसके अंतर्गत पूरे से क्या था, एक विषैले पदार्थ या विषैला जो पदार्थ है उसका क्या करते थे, ये स्त्राव करते थे। और इसके लिए विशेष प्रकार की सेल पाई जाती थी, नेमेटोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल्स, या मैं कह सकता हूं इसके लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं।
दंश कोशिकाएं। ये एक ही बात है, क्रोमेटोप्लास्ट के दो जिसके अंतर्गत ये हिंदी में कहते हैं इसको दंश कोशिकाएं। ये पाए जाते थे नेटर के डंक के अंतर्गत, जो विषैले पदार्थ का इस्तेमाल करती थी, जो अपना बचाव करती थी, साथ ही शत्रु होता था उस शत्रु से भी अपनी सुरक्षा करती थी, शत्रु को गायब करने के लिए काम करती थी। थ्रेड यानी इसको सूत्र रूप में यानी कि छोटे कर्मी के रूप में ये मतलब पाए जाते हैं। अब मैं आता हूँ इनमें जो अरस्तु है, उस अरस्तु ने क्या किया था, इनमें दंत मारने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का क्या किया था, एहसास किया था इसने अरस्तु के अंदर। अरस्तु ने इन्होंने वर्गीकरण दिखाया कि एक के नाम तो दे दिया, लेकिन उन्होंने दंत और उन्होंने कहा कि इस संघ के जंतु है या इन जंतुओं के अंतर्गत दंत मारने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ऐसा भी किसने सुझाया था, अरस्तु ने सुझाया था। फिर उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे वैज्ञानिकों का नाम है लीनियस, लेमार्क और एक था क्यूवियर। इन वैज्ञानिकों ने इस संघ स्लेंट्रेटा को रेडिएटा में रखा, रेडिएटा में रखा था, यानी कि इस संघ के जो जंतु है उनको किसके अंतर्गत रखा था, रेडिएटा के अंतर्गत रखा था, रेडिएटा के अंतर्गत रखा था। अब मैं कहूँ तो रेडिएटा, जो कि मैं क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि यहाँ तो क्या था रेडिएटा और यहाँ क्या था वायलेरिया। रेडिएटा के अंतर्गत स्लेंट्रेटा और टिनोस्पोरा को रखा, इस पूरा को इसके अंतर्गत रखा था। और इसके अंतर्गत हम जैसी बात करते हैं फिर इसको सिलोम में बांट दिया था, इसके अंतर्गत एसिलोमेट, सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। तो इस प्रकार से जब हमने वर्गीकरण किया था जंतुओं को, तो वहां ध्यान रखें तो लीनियस, लेमार्क और क्यूवियर ने इसको रेडिएटा के अंतर्गत रखा था। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो एक वैज्ञानिक का नाम है ल्यूकार्ट, ल्यूकार्ट और ल्यूकार्ट वैज्ञानिक ने संघ स्लेंट्रेटा यानी कि स्लेंट्रेटा है, इसका क्या रखा इन्होंने, मतलब नाम रखा, या मैं कहूँ इन्होंने क्या की थी, संघ स्लेंट्रेटा की खोज की। इसके इतिहास के बारे में क्या है, इतिहास के बारे में इस प्रकार से है कि संघ स्लेंट्रेटा या इस संघ की जो जंतु है उन जंतुओं के अंतर्गत काफी समय तक विवाद रहा प्रकृति के अंतर्गत। और विवाद रहने का कारण क्या था कि इनमें कुछ ऐसी समानताएं पाई जाती है जो कि पोरीफेरा जो फाइलम है उससे क्या है समान होती है। तो इस आधार पर इनमें ये विवाद रहा कि इन्हें फाइलम पोरीफेरा में रखा जाए या स्लेंट्रेटा में रखा जाए। फिर उसके बाद अरस्तु वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक शब्द दिया एकेलेटी। एकेलेटी का मतलब होता है नेटर, नेटर मीन्स होता है डंक, और एक इनमें से दिया था नीडल, इसका थ्रेड यानी कि सूत्र। ये दोनों जो शब्द है देने वाला वैज्ञानिक कौन था, अरस्तु था। अब अरस्तु ने जैसे ये शब्द दिया तो नेटर यानी कि डंक, यानी कि इन जंतुओं के अंतर्गत जो खोजे गए जंतु थे इनमें क्या है पोरीफेरा में तो डंक मारने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन इन जंतुओं में डंक मारने की प्रवृत्ति होती है, सूत्र के रूप में होते हैं। साथ ही उन्होंने फिर ये कहा कि ये मतलब अलग ही किस्म के जंतु हैं, इन्हें पोरीफेरा में नहीं रह सकते, नहीं रख सकते। फिर उसके बाद में नए वैज्ञानिक आए, लीनियस है, लेमार्क है और क्यूवियर है। इन्होंने इस संघ के जो जंतु है इनमें संघ की जो कि अधिक पाई जाती है उस आधार पर इनको रेडिएटा में रख दिया। फिर इसके बाद में जो ल्यूकार्ट आया, ल्यूकार्ट ने इनके लक्षणों को देखा और व्यवस्थित किया और एक नए संघ की स्थापना कर दी और उस संघ का नाम क्या था, स्लेंट्रेटा का, जिसके अंतर्गत डंक मारने वाली प्रवृत्ति तो जो जंतु है उनको रखा जाता है, साथ ही जिनमें दंश कोशिकाएं या नेमेटोसेल्स पाई जाती है उनको इसके अंतर्गत है जो रखा जाता है। तो इसका इस प्रकार से थोड़ी सी क्या है हिस्ट्री है, ये इतिहास है इसका। और इस इतिहास के बाद में हम क्या चलेंगे, अब हम इसकी पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर यानी कि सामान्य लक्षण की हम जैसे ही बात करें। तो सामान्य लक्षण देखो, सामान्य लक्षणों में कुछ नहीं, फाइलमों के लक्षण आपको बड़ा सिंपल से तरीके से याद करना होगा। किस प्रकार से कि जैसे
है, जिस भी साइंस की शाखा है उसके अंतर्गत या कोई भी जो उनका परिचय होता है विशेष जैसे नाम वगैरह से, तो उनसे अपन हम लोग क्या ले सकते हैं, परिचय ले सकते हैं। तो देखो जनरल कैरेक्टर की हम जैसे ही बात करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, जिसे अपन परिचय के रूप में लेते हैं। परिचय में क्या लिखेंगे, इस संघ के जो जंतु है उनका अध्ययन निडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और इन निडोलॉजी के अंतर्गत दंश कोशिकाएं वो है उपस्थित होती है। यानी कि जो निडोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत दंश कोशिकाएं उपस्थित है, या जो निडेरिया संघ के जो जंतु है उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सिलेंट्रेटा का जो अध्ययन है, सिलेंट्रेटा के बारे में जो जानकारी है, जो विशेषता है, वो कहाँ मिलेगी अपन को, निडोलॉजी के अंतर्गत मिलेगी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके आवास की। तो सभी का आवास जो हमने पोलिफेरा और प्रोटोजोआ पढ़ा था उसी प्रकार से इनके आवास की बात करते हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, और समुद्री के साथ साथ कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो कि स्वच्छ जल के अंतर्गत पाई जाती है। तो मैं कह सकता हूँ लवणीय वायुमंडल या समुद्रीय, या मैं कह सकता हूँ फ्रेश वाटर या मराइन वाटर के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। आवास हो गया। फिर इनके बाद में हम बात कर लेते हैं सहवाग, जिसे यानी कि अपन हेबिटेट के नाम से जिसे जानते हैं। तो सहवाग को आप जानते हो, इस संघ सिलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं वो एकल रहना भी पसंद करते हैं, यानी कि सोलेट्रिलियो होते हैं, साथ ही वो निवही भी होते हैं, निवही जिसे कॉलोनियल बोला जाता है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, फ्री लिविंग, स्वतंत्र जीवी यानी कि फ्री लिविंग भी ये होते हैं। अब अपन आवास हो गया, सहवाग हो गया, तो अक्सर आप जाते हैं सिंगल फॉर्म के अंतर्गत ये पाए जाते हैं, कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरा क्या है, तीसरा सीरो, यानी कि ये जो फ्री लिविंग के रूप में भी पाए जाते हैं। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके क्या नाम से, उसकी शरीर संगठन की। शरीर संगठन, अब आपको पता होगा प्रोटोजोआ में हमने प्लाज्मा स्तर का पढ़ा था, पोलिफेरा में हमने सेलुलर लेवल का पढ़ा था। अब आ जाए फाइलम सिलेंट्रेटा, तो इसके अंतर्गत हम ऊतकीय स्तर का पढ़ेंगे, टिश्यू लेवल का। ऊतकीय स्तर का क्या पाया जाता है, शरीर संगठन के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम जैसे कि नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, यानी कि अब आवास हो गया, शारीरिक संगठन हो गया। अब हम इनके नेक्स्ट स्तर की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम ले लेते हैं, जो भी आपको कैरेक्टर दिमाग में आ रहा है वो ले लेते हैं। पहले समिति ले लेते हैं। तो समिति के अंतर्गत अभी आपको मैंने बताया था कि लेनियस लेमार ने ऑब्टूवियर ने किसी में रखा था, रेडिएटा में कोलेडिएटा में समिति कैसी पाई जाती है, अरीय समिति इसके अंतर्गत पाई जाती है। अरीय समिति के साथ साथ इसमें समिति कभी कभी द्विअरीय भी होती है, बाइअरीय भी होती है। द्विअरीय समिति भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। एक विशेषता ये और होती है कि इसके अंतर्गत मुख सतह, मुख, और एक होती है इसमें अपमुख, यानी कि अपन कह सकते हैं ओरल सरफेस, और एक होती है एवोरल सरफेस। ये दोनों के मतलब अपन देख सकते हैं, सतह है वो मतलब डोर्सल साइड ऊपर की साइड होती है, और नीचे उसके जस्ट है वो अपमुख यानी कि
की होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके जो उपकला 7 नंबर के अंतर्गत देखेंगे, इनकी जो उपकला सेल होती है, उपकला सेल है कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के अंदर रिक्त सेलें पाई जाती है, या मैं कहूं कोशिकाओं के अंतर्गत रिक्त के साथ साथ अविभेदित, सॉरी एक शब्द और जोड़ देता हूं, इनके अंतर्गत स्वतंत्र अविभेदित सेल पाई जाती है, और इस स्वतंत्र अविभेदित सेल को अंतराली कोशिका के नाम से जाना जाता है, अंतराली कोशिका। और ये जो अंतराली कोशिका होती है, ये कोशिका अपने आप में यानी स्वतः ही जनन ग्रंथियों का, जननों का जनन का निर्माण कर सकती है, ग्लैंड होते हैं उनका निर्माण कर सकती है, अन्य ऑर्गन होते हैं उनका निर्माण कर सकती है। यानी कि क्या हुआ कि जो उपकला सेल्स होती है उनके अंतर्गत कुछ स्वतंत्र अविभेदित सेल पाई जाती है, उन सेल को अंतराली सेल के नाम से जाना जाता है। और ये जो अंतराली कोशिकाएं होती है, जनन के अंग है, ग्रंथियां हैं, अन्य ऑर्गन है, ऊतक है, उनको खुद अकेली निर्माण करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। और इस क्षमता के आधार पर ऐसी कोशिकाओं को पूर्ण सख्त कोशिका कहते हैं, जिसे टोटी पैटर्न, टोटी ओइल के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से इन सेलों को है जो जाना जाता है कि टोटी ओटियंस, यानी कि पूर्ण सख्त कोशिका होती है, टोटी ओटियंस। इन सेल्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो कोशिका है अपने आप में ही क्या कर सकती है, पूरे शरीर का एक निर्माण कर सकती है, और इस निर्माण के आधार पर ही इन्हें पूर्ण सख्त कोशिका पर कहते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं इसका, अगला हमारा 8वां नंबर का जो कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा शरीर रूप। यानी कि इन जंतुओं का जो शरीर होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा, बेलनाकार होगा, साथ ही प्याले रुमाल का क्या पाया जाता है, शरीर पाया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं इनका जो शरीर रूप 8वें नंबर का कैरेक्टर है, शरीर रूप। ये शरीर रूप कैसा होता है, लंबा, बेलनाकार, और बेलनाकार के साथ साथ मैं लिख सकता हूं इनका जो शरीर होते हैं उन शरीर के अंतर्गत स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स होते हैं वो इन पर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, संवेदनाओं, इनको क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं, संवेदनाओं को स्पर्शक। साथ ही इन पर पेरिकल का क्या पाया जाता है, उनका आवरण पाया जाता है। यानी कि संश्लेषिका के जो जंतु होते हैं उन पर जिस प्रकार से जंतु के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस का आवरण होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है, तो इसी प्रकार से पेरिकल लेयर होती है जिसका मतलब क्या होता है, आवरण होता है, और यह आवरण इन्हें एक अनुकूलन प्रदान करते हैं। अगले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंतर्गत 9वें जो जनरल कैरेक्टर की, तो वो पाचन की बात करता हूँ। तो इन संश्लेषिका के जो जंतु हैं उनके अंतर्गत अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय यानी कि दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। मीन्स पहले समझिए, अंतःकोशिकीय को मैंने पहले ही बताया था कि ये कुछ जो सेल होती है कोशिका, इस कोशिका के अंतर्गत क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, और साथ ही क्या होता है इसके अंतर्गत साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है। अब कोई भी फूड आता है, फूड आके जब कोशिका के अंदर डाइजेस्ट होता है तो अंतःकोशिकीय कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई वे है और यहाँ पर सेल है
बाह्य कोशिकीय पाचन। फिर हम इसके बाद में बात कर लेते हैं इनमें किसकी, 10वें नंबर पर हम कर लेते हैं इनके अंतर्गत श्वसन। संश्लेषिका के जो जंतु है वो सामान्य सतह से विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। साथ में कर लेता हूं कि बात किसकी, उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन के लिए क्या करते हैं, सामान्य सरफेस के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा, और ये कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं, यानी कि अमोनिया का क्या करते हैं, ये निष्कासन करते हैं। साथ ही अमोनोटेलिक यानी कि जो जल के अंतर्गत जो पाए जाएंगे वो सभी जंतु क्या होते हैं, अधिकतर अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि अमोनिया का निष्कासन करते हैं। फिर मैं बात कर देता हूँ इनके अंतर्गत परिसंचरण तंत्र की। जो परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, संचरण तंत्र है, वो इनके अंतर्गत एब्सेंट पाया जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की मैं बात कर लेता हूँ तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। और इसके बाद हम बात कर लेता हूँ इसमें संवेदनांग की। और इस संवेदनांग के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें संतुलन त्रुटि पाई जाती है। संतुलन त्रुटि पाई जाती है। इस संतुलन त्रुटि में क्या है, जैसे स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें ये होता है कि जैसे जलीय प्राणी होते हैं, उन जलीय प्राणियों के अंतर्गत इनके अंतर्गत वाष्प भर जाता है, पानी भर जाता है। और पानी जैसे भरता है, तो जैसे मान लीजिए बैलेंसिंग या अनबैलेंसिंग की स्थिति में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि शरीर ज्यादा और घूम रहा है, तो क्या होगा, उधर की ओर इनकी पुटियों के अंतर्गत पानी भरेगा और इधर और निकलेगा, जिससे क्या हो जाएगी, बॉडी बैलेंस अगर इधर हो रहा है तो इनके अंतर्गत जो संवेदान होते हैं, उन संवेदान के रूप में क्या पाई जाती है, संतुलन त्रुटि पाई जाती है, स्टेटोसिस्टर वो पाई जाती है। 15वें कैरेक्टर की मैं बात कर लेता हूं, इसमें रिप्रोडक्शन यानी कि जो जनन होता है, वो जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का क्या पाया जाता है, इसके अंतर्गत है वो जनन पाया जाता है। एक लास्ट चीज देख लेते हैं, इनके अंतर्गत जो निषेचन होगा वो निषेचन भी कैसा होगा, बाह्य प्रकार का इनके अंतर्गत है निषेचन पाया जाता है। और इसके बाद हम लिख लेते हैं, इसके अंतर्गत ऊपर लिख लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर है, वो नेक्स्ट कैरेक्टर के अंतर्गत परिवर्तन लिखेंगे। और परिवर्तन के अंतर्गत लिखेंगे 17 नंबर का कैरेक्टर है परिवर्तन, डेवलपमेंट। और जो परिवर्तन यानी डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन है जिसके अंतर्गत है जो पाया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन। अब हम एक और इनके अंतर्गत है कि संघश्लेष्मरेखा के जो जंतु है उनके अंतर्गत बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, एक ही जीव के अंतर्गत एक ही जो जीव होता है उस जीव के दो रूप होते हैं, दो रूप होते हैं या दो जीवक होते हैं। क्या होते हैं, दो जीवक होते हैं, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, जोइड्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जीवक है जो क्या पाए जाते हैं, इनके पास दो पाए जाते हैं। और इन दो जीवकों के अंतर्गत क्या होता है, वो दो जीवक है, एक तो है कोलिन और एक है इसके अंतर्गत मेडूसा।
ये दो जीवक है जो इनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। एक तो होता है पोलिप और एक क्या होता है इनके अंतर्गत मेडूसा होता है। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो पोलिप, इसको देखो कभी भी नहीं भूलेंगे आप, ये है पे और ये है एल। पे का मतलब पोलिप, एल का मतलब एलेंगिजन, यानी कि जो पे है जो मतलब सबके बाद में आता है और ए है जो मतलब सबके पहले आता है। तो बाद और पहले का इसमें संयोग रहेगा, क्या कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पोलिप अवस्था है पाई जाती है मेडूसा, जो कि क्या करती है लेंगिकरण करती है। यानी कहने का मतलब एक ही जीव के क्या होते हैं, दो जीवक होते हैं, दो रूप होते हैं जो अलग अलग फॉर्म के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक पोलिप के अवस्था में पाया जाता है और एक मेडूसा अवस्था के अंतर्गत है पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण इसका सिंपल है, ज्यादा नहीं है। इसके क्लासिफिकेशन को केवल 3 क्लासों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला सिलेंड्रेटा को, अलग जो सिलेंड्रेटा है उस सिलेंड्रेटा का वर्गीकरण जैसे ही करते हैं तो यहाँ लिखने के बाद हेडिंग के रूप में हम गया था और उस प्रॉब्लम के बाद में वापस जैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बता रहा था आपको, पहला जो सिलेंड्रेटा है इस सिलेंड्रेटा को 3 वर्ग के अंतर्गत बांटा गया है। पहला वर्ग है उसका नाम है हाइड्रोजोआ और जो दूसरा वर्ग है उसका नाम है साइकोजोआ और जो तीसरा है उसका नाम है एंथोजोआ। वर्ग हाइड्रोजोआ उसके अंतर्गत 5 ऑर्डर रखे गए हैं, लेकिन अपन को याद करने की दृष्टि से या अपन को याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर 5 याद होता है तो 5 याद कर लीजिए। वैसे नॉर्मली 3 है जिसे आपको याद हो जाएंगे HNS। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रेटा, मिलिपोराइना और होता है साइकोमोपोरा। हाइड्रेटा नाम से इसके अंतर्गत हाइड्रा को रखा गया है, मिलिपोराइना मिलिपोरा को रखा गया है। कभी कभी बच्चे इस क्वेश्चन किया जाता है हाइड्रा, तो हाइड्रा का पहला मतलब आपको तुरंत जवाब होना चाहिए सिलेंड्रेटा के अंतर्गत है। हाइड्रेटा का क्लास बताओ तो हाइड्रोजोआ, नाम से ही स्पष्ट है। हाइड्रेटा का ऑर्डर बताओ तो हाइड्राइडा। मिलिपोरा के अंतर्गत मिलिपोराइना के अंतर्गत मिलिपोरा आता है और साइनोफोरा के अंतर्गत ओर्बिटा आता है। तो ये 3 वर्ग आपको याद करने हैं। साइकोजोआ इसके अंतर्गत 5 ऑर्डर है, लेकिन इसमें से राइजोस्टोमी इसके अंतर्गत राइजोस्टोमा को रखा गया है। सीनियोस्टोमी इसके अंतर्गत ऑरेलिया में रखा गया है और वर्ग एंथोजोआ को 2 सब क्लास में अंतर्गत रखा गया है। एक क्लास का नाम है एल्सियोनेरिया और एक का नाम है यूएनकेरिया। एल्सियोनेरिया के अंतर्गत 6 ऑर्डर है, लेकिन अपन को 2 ही ऑर्डर इसमें से याद करने हैं जो भी रह जाएंगे। पेनिकुलेसिया, पेनिकुला और एल्सियोनेसिया, एल्सियोनियम इसके अंतर्गत आता है और यूएनकेरिया इसका अंतर्गत क्या है, मेंडेलिपोडेरिया जिसमें पेनिकुला और एक है एक्टिनेरिया इसके अंतर्गत आता है मेंडेलिपोडेरिया। तो इस प्रकार से ये क्लास जो क्या नाम से फाइलोस्पेरेटा है उसका वर्गीकरण है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन नेक्स्ट